Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 19th of the August 2023 we will discuss the editorial published in the Hindu newspaper. So let us start the Hindu editorial. फ्रेंड्स, आर्टिकल जो है द हिंदू में आज छपा है वो थोड़ा सा एक जो है बेसिक ग्रास रूट लेवल पर जा करके बातचीत की गई है। तो एडिटोरियल में देखा जाए जो पहला टॉपिक है, द इशू इज नॉट अबाउट इंडिया जीडीपी बट इट्स जेडीपी। जेडीपी जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके जगह राइटर का कहना है कि हमें जेडीपी मतलब जॉब डाटा प्रोडक्ट की बात की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में साथ ही साथ पूरे विश्व में जहाँ पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत विशाल स्तर पर देख रहे हैं कि जहाँ पर हर देश की गवर्नमेंट कह रही है, इंस्टीट्यूशंस कह रही हैं, सेंट्रल बैंक कह रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है, पर साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ मिल रहा है। इससे बहुत सारे आर्टिकल हमको देखने को मिलते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। ये जॉबलेस ग्रोथ को अगर टैकल करना है तो हमें जीडीपी जो है जॉब डाटा प्रोडक्ट को भी तैयार करने की ज़रूरत है। इसके पीछे राइटर ने जो है तर्क दिया है कि भारत सरकार कहती है, साथ ही साथ दुनिया की हर सरकारें कहती है, भारत के जो है फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे देश की जो है जीडीपी का जो ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर है। हम बहुत तेज़ी से जो है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हैं, परंतु हमारे देश की जो स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो अमीर वर्ग है बहुत तेज़ी से अमीर हो रहा है और गरीब वर्ग गरीब भी हो रहा है, यानी स्क्यूड डेवलपमेंट हो रहा है। जो अमीर है उसके पक्ष में तो हो रहा है, पर गरीब जो है उसको मिनिमम वेज वाली रोजगार भी नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो हमारे देश की जीडीपी का ग्रोथ है वो 5.3% है, लेकिन जो 5.3% से अगर ग्रोथ हो रहा है तो हमारे साथ साथ यहाँ पर जो है जॉब प्रोफाइल में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, परंतु मनरेगा में भी देखा गया है कि 5.4% के रेट से जो वहाँ पर मनरेगा में लोग काम की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मनरेगा एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें सरकार जो है 100 दिन की काम की गारंटी देती है, लेकिन वो काम कौन सा होता है? धूप में रह करके कुदाल फावड़े चलाने होते हैं। इस तरीके के मिनिमम वेज जॉब के लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं और पूरा दिन जो है धूप में रह करके काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर 5.3% से अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और 5.4% से मनरेगा में वर्कर की संख्या बढ़ रही है, उनके जॉब की डिमांड बढ़ रही है, तो ये जो है एक स्क्यूड डेवलपमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें जो है मनरेगा में, तो ये जो ऐसे वर्कर बढ़ रहे हैं, ये साथ ही साथ ये स्थिति केवल भारत की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की चल रही है। जिससे अभी कुछ दिनों पहले का आर्टिकल छपा था कि अमेरिका में जो गरीब है वो और भी गरीब हो रहा है, और अमेरिकन जो पॉलिसी है वो वहाँ के गरीब लोगों को गरीब बनाए रखने के ही पक्ष में है। इस तरीके से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारे पास स्क्यूड डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पर जो हमारी जीडीपी है उसको जॉब क्रिएशन की आवश्यकता है। अदरवाइज मनरेगा में अगर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो मनरेगा में काम करने वालों की संख्या कम होनी चाहिए, न कि बढ़नी चाहिए। इस तरीके से अगर स्क्यूड डेवलपमेंट से बचना है तो हमें इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। आगे आर्टिकल में ये कहा गया है कि एनालिसिस ऐसे निकलता है कि जो भारत के जो फार्मल सेक्टर के जॉब हैं, जो सर्विस सेक्टर हैं, एक्चुअली उसमें 80% जो वर्कर हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो मनरेगा वर्कर होते हैं वो जनरली जो है दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, यानी अप्रेस्ड कास्ट से आते हैं। इसका मतलब जो फार्मल जॉब है वो हायर कास्ट के पास है, और जबकि इनफार्मल जॉब है वो लोअर कास्ट के पास या बैकवर्ड क्लास के पास है। तो इससे एनालिसिस की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक एनालिसिस रहा है 1980 से 90 के बीच में कि अगर जीडीपी का 1 परसेंटेज पॉइंट अगर ग्रोथ होता था, बढ़ता था, तो कम से कम 2 लाख फार्मल जॉब क्रिएट होते थे। फार्मल यानी एक फिक्स जॉब कंडीशन के साथ क्रिएट होता था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं 1980 के बाद 90 आया तो 1 परसेंटेज पॉइंट पर 1 लाख जॉब क्रिएट होने लगा। उसके बाद इस संख्या धीरे धीरे घटती चली गई, और अब ये स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अब जब जॉब बढ़ने की बात आती है तो वहाँ पर हमें जॉबलेस ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकारें जो हैं इस दिशा में काम नहीं कर रही हैं और इस सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो पुअर क्वालिटी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में रैपिडली हमारे जो प्रोडक्टिविटी तो खूब तेज़ बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे कारण है ऑटोमेशन।
तो हमारे प्रोडक्टिविटी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन जिम्मेदार है। लेकिन ऑटोमेशन की बात की जाए तो दुनिया की हर कंपनी ऑटोमेशन पर ध्यान दे रही है, क्योंकि उससे उनका लेबर कॉस्ट बचता है। लेबर को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी देने पड़ते हैं। लेकिन मशीन से काम करने में न तो दुर्घटना का डर है, न सोशल बेनिफिट सिक्योरिटी बेनिफिट देना है, और न ही कोई कंप्लेन की डर होता है। तो पूरी दुनिया के काम कर रही हैं, और ये व्यवस्था केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया के हर देश की जीडीपी की स्थिति यही है, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया के किसी देश की हो। हर देश में ऑटोमेशन जो है ऐसा है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इससे जॉब की क्रिएशन बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। अगर देखा जाए इस जॉब के लिए, तो इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है हमें एक तरीके से हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी डेवलपमेंट दिख रही है, सिर्फ एक हेडलाइन के रूप में प्रेजेंट हो जा रही है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अभी जो है भारत ने जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के केस में भारत ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ से जो है एग्रीमेंट जो हो रहा है, उससे भारत में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी चिप की। लेकिन उस चिप की बात की जाए तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे काम जो है स्किल्ड वर्कर ही करते हैं, और बहुत सारे काम जो ऑटोमेशन से होता है। तो अगर ऑटोमेशन से काम होगा तो जो वहाँ पर इंडस्ट्री, वहाँ से भारत में इंडस्ट्री आएगी, उसे भारत सरकार सब्सिडी देगी, पैसे देगी कि इंडस्ट्री यहाँ पर लगाया जाए, और उससे क्या होगा, जॉब का क्रिएशन नहीं होगा। वहाँ पर बहुत फिक्स अमाउंट में लोग रहेंगे, और वहाँ पर संख्या शायद बहुत कम बढ़ें। इस वजह से जो आएगा इंडस्ट्री, वो हमारे देश के रोजगार को बढ़ाने में ज़्यादा मददगार नहीं होगा। हाँ, वो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार होगा, क्योंकि हमारे पास जो डिपेंडेंसी है ताइवान और चाइना पर, ताइवान और चाइना में आपस में क्लैश चल रहा है। तो हो सकता है कि इसके जो है प्रोडक्ट, जो चिप प्रोडक्शन है, चिप का सप्लाई है, उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाए, और हमारे पास चिप की संकट क्रिएट हो जाए। इस स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिकन की जो पॉलिसी है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की भारत में, वो सही है। लेकिन जो टैक्स पेयर का पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है, उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप तो बनेंगे, हमारी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा तो होगा, लेकिन रोजगार के मामले में देखा जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इकोनॉमिक रेशनले जो है वीक होगा, और डिप्लोमेसी हमारी स्ट्रांग होगी। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रांग होंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ये जो है बहुत ही हाईली स्किल्ड पर्सन इसमें काम करते हैं, और इसमें देखा जाए एक कंपनी का एग्जांपल दिया गया है कि फॉक्सकॉन जो है एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर की, उसकी 2010 से 2020 के बीच में जो टोटल वर्कर थे वो लगभग सेम है, बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ, जबकि कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। यानी इस तरीके से देखा जाए जो भी कंपनियां हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जहां पर वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा काम करता था, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर वर्कफोर्स पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे, और वहाँ पर लो स्किल्ड पर्सन को भी जॉब मिल जाता था। लेकिन अब वहाँ इस सिचुएशन है कि वहाँ पर भी ऑटोमेशन हो रहा है, और इस ऑटोमेशन की वजह से वहाँ पर जॉब में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। इस तरीके से हम देखा जाए तो हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर रही है देश की जीडीपी ग्रोथ में, वहाँ पर हमें जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाए, और एक सामान्य पर्सन के लिए इनकम जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। इस कदम को देखा जाए तो भारत में जैसे सर्विस सेक्टर से करीब 55 to 56% रेवेन्यू सेक्टर हमारा कंट्रीब्यूट करता है, करीब 13-14% जो है प्राइमरी सेक्टर करता है, और 25% के आसपास हमारा जो है 13-14% जो एग्रीकल्चर करता है, और 25% मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम है। लेकिन भारत सरकार ने एक बिल पेश किया है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये जो MMA बिल है, इसमें पोटेंशियल है कि इंडिया के जो इकोनॉमिक आर्म है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे संसाधनों को एक्युमुलेट करके रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, इसमें पोटेंशियल है। इस बिल में जो मैंडेट दिया गया है, लेकिन ये तभी संभव है जब उसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए। अदरवाइज जो हमारे देश में जो साथ साथ पूरे दुनिया में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चल रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिप जनरेट करने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चलेगी, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर काम करेगी, तो वहाँ पर हमको चिप की आवश्यकता होगी, और उसके लिए जो है हमारे पास मिनरल की बहुत सारी आवश्यकता होती है। जैसे हमें लिथियम चाहिए, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ मेटल चाहिए। इन रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्शन करना, उन्हें जो है प्योरीफाई करना, ये सब काम एक बहुत बड़ा काम है। तो वहाँ पर जो है उन्हें क्वेरिंग करना, खादान से निकालना, फिर वहाँ से साफ़ करना और एक्सट्रैक्ट करना,
इन सब कामों में वर्क फोर्स लगाया जा सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, चिप इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और अपने देश में अगर हम मेहनत करें कि जो भी हमारे पास संसाधन है, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इन सब की खोज करें और वहाँ से हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में थोड़े समय पहले न्यूज आया था, वहाँ बहुत सारे लिथियम के भंडार हैं। अब सरकार अगर वहाँ पर मेहनत करे और वहाँ पर उसको एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाए तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को जॉब मिलेगा। और जो चाइना है इस मामले में जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल में, लिथियम, कोबाल्ट वगैरह में उसको एक्सट्रैक्ट करने में, प्योरीफाई करने में काफ़ी आगे है। अब पूरी दुनिया को बहुत महंगे दामों में बेच रहा है। अगर चाइना के डोमिनेंस से बचना है, उसकी अपने भारत और चाइना की अगर जियो इकोनॉमिक पॉलिसी को स्ट्रांग करना है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी घटानी है, तो इस तरीके से हम एक काम कर सकते हैं कि अपने यहाँ मिनरल एक्सप्लोरेशन के काम को और तेज़ी से बढ़ाएं। आगे देखा जाए तो वाशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, उसने कहा है कि चाइना को जो है करीब करीब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का जो है वेल्थ लिथियम मिनरल्स उसको मिला है। कहाँ पर है ये? तो ये हिंदू कुश पर्वत में मिले हैं, नूरिस्तान जगह में, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। यानी देखा जाए, जैसा कि हमने देखा कि जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, तब से चाइना जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको अपने क्लोज फ्रेंड के रूप में देख रहा है। वहाँ के मिनिस्टर अक्सर विजिट करते हैं और तालिबान के भी मिनिस्टर चाइना विजिट करते हैं। इस क्रम में जो है चाइना वहाँ पर जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है और उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वेल्थ मिलने वाली है। इससे देखा जाए तो भारत को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि भारत जो हिंदू कुश रीजन का ही एक देश है और जैसा कि हमें कश्मीर में भी जस्ट मिला है लिथियम, तो भारत के भी इस बात की पूरी संभावना है, पोटेंशियल है कि हमको भी बहुत सारे मिनरल मिल सकते हैं। इसलिए हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमें भी मिनरल को एक्सप्लोरेशन किया जाए। इसके लिए हमें उसकी छानबीन की जानी चाहिए, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के जो टोपोग्राफी है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा डिफरेंस, पर हमारी जो नज़दीकियाँ हैं, दो देश नेबर देश हैं, इससे एक संभावना बनती है। जैसा कि देखा जाए भारत में जो पोटेंशियल है उसका करीब करीब 10% ही हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, जबकि हमारे पास देखा जाए बहुत बड़ा स्थल भाग भी है, पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी सभी तरीके के पार्ट हैं। इसके अलावा भारत के पास 7,000 से ज़्यादा, करीब करीब 75-100 किलोमीटर की जो है लॉन्ग समुद्र तट है। तो समुद्र तट होने का फ़ायदा है कि हम डीप सी माइनिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि हम पेट्रोलियम के केस में मुंबई हाई से पेट्रोलियम और गैस निकालते हैं। तो इसी तरीके का एक्सप्लोरेशन हम अन्य फील्ड में भी कर सकते हैं। और जो भारत में एक समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया, उसका मेन पर्पज ही यही है कि हम समुद्र में जाएंगे 6 किलोमीटर नीचे, 6,000 मीटर नीचे, और वहाँ पर मिनरल एक्सप्लोरेशन करेंगे। यही कोबाल्ट, निकिल, यही चीज़ें, लिथियम वगैरह हमें एक्सप्लोर करना है। तो इस फील्ड में भारत सरकार काम करे, इससे दो फायदा होगा। पहली बात तो हम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू पर स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों से घटेगी। तो हम जो है चाइना के ऊपर, ताइवान, जापान या अमेरिका या किसी भी देश पर जो हमारी डिपेंडेंसी घटेगी, तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत होंगे। साथ ही साथ हमारी जो जीडीपी होगी उसको ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? हमारा ट्रेड सरप्लस में जाएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट में होता है। अमेरिका, यूएई, सिंगापुर कुछ ऐसे देश हैं, कुछ गिने चुने देश, जहाँ पर हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, अदरवाइज हमारा ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। स्पेशली जो है चाइना, रसिया, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, इन सब देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है, क्योंकि हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा स्क्यूड नेचर का है। इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए भी हमको डीप सी माइनिंग करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास जो है माइनिंग टेक्नोलॉजी की भी कमी है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। साथ ही साथ माइनिंग टेक्नोलॉजी की कमी है। इन्वायरमेंटल कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो माइंस में काम करते हैं लेबर, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है। उनको बहुत कम सैलरी पर जो है 8 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कराए जाते हैं। उनको न सही से खाना का मिलता है, पानी मिलता है, न उनको हवा सही से मिलती है और सही से इलाज नहीं मिलता। इस तरीके एक्सप्लॉयटेशन की बात देखी गई है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देख सकते हैं कि सरकार ने जो MMA बिल लाया है, जिसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात की गई, सरकार ने इसमें कहा कि इसमें प्राइवेट को पार्टनरशिप बनाया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करेगा। तो ये जो लिथियम का एक्सप्लोरेशन करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, उसमें प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि जो माइनिंग है, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है
लेबर वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए और बहुत कम पर्सन चाहिए, क्योंकि वहाँ सारा काम बहुत माइन्यूट स्केल पर होता है, इसलिए वहाँ पर मशीनें काम करती हैं। लेकिन माइनिंग का जो काम होता है, क्वेरिंग का जो काम होता है खदानों का, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे देश में जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, डिप्रेस्ड क्लास हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हैं, इन सबको एक रोजगार का साधन मिल सकता है, क्योंकि ये फार्मल सेक्टर में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के केस में, वहाँ पर भी इंडिया अपनी माइनिंग पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता है। साथ ही साथ हम एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी बन जाएंगे अगर हम इन क्रिटिकल मिनरल पर खुद कंट्रोल बना लें, कमांड बना लें, अपने देश में एक्सप्लोरेशन करें, अपने देश के पास जो डीप सी माइनिंग करें, तो हम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग हो सकते हैं। साथ ही साथ जॉब देने की वजह से हमारी इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब एक ही समस्या देखने को मिल रही है फाइनली, क्योंकि जो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर शुरुआत में बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन बाद में वहाँ पर भी पहली बात तो ये होती है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का, और दूसरी बात होती है कि जो सरकार से एग्रीमेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा वो वहाँ से क्वेरिंग कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है, और ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। तो ये था इस आर्टिकल का क्रक्स और इस आर्टिकल की पूरे एनालिसिस। अब जो अगला आर्टिकल है, इफ हैव वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। हम जानते हैं भारत और जापान के बीच जो है मित्रता बहुत घनिष्ठ है, और ये मित्रता जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत आगे है। जैसा देखा जाए तो भारत में दिल्ली मेट्रो को, जो दिल्ली मेट्रो बनाया गया है, वो जापान ने ही बनाया था, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जापान ने भारत को दिया। इस तरीके से हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भारत जो है जापान के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो एक जो है टेक्नोलॉजी जो है भारत और जापान के बीच टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी की बात की जा रही है। राइटर है हर्ष वी पंत और प्रत्नश्री बसु। ये लोग जो हैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जापान और भारत की जो डिप्लोमेसी है किस तरीके से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे काम कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने अभी पिछले ही महीने जून महीने में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की फर्स्ट स्टेट विजिट पर गए थे, तो वहाँ पर एग्रीमेंट हुए थे, कुछ जो है माइक्रॉन कंपनी है और अन्य कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट हुए थे, जहाँ पर भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स की, डिवाइसेस की, एट्सेट्रा। तो जो भारत और जापान का पार्टनरशिप हो रहा है कुछ इसी तरीके का हो रहा है कि हम एक रेजिलियंट सप्लाई चेन क्रिएट कर सकें, और साथ ही साथ हमारा जो पार्टनर होगा उसमें 5 मेजर फोकस पॉइंट वाले एरिया रखे गए हैं कि सेमीकंडक्टर का डिजाइन करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, इक्विपमेंट का रिसर्च करना, इस्टेब्लिशिंग रेजिलियंस इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, और साथ ही साथ टैलेंट डेवलपमेंट को भी करना है, जिससे कि हमारे पास जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो अगर देखा जाए एन अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज, तो पॉलिसी की बात की जाए तो अगर सबसे पहली बात है कि ये रैपिड एक्सपेंशन क्यों हो रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, तो रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई शुरू हुई है उसी को स्थिति को देखते हुए चाइना और ताइवान में भी लड़ाई की संभावना दिखती है। ताइवान जो है दुनिया के सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है चिप इंडस्ट्री के मामले में। तो इस बात का खतरा है कि अगर बाई चांस कभी चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो हमारे पास जो चिप की सप्लाई हो अचानक में बंद हो जाएगी, और इससे बहुत बड़े संकट हो जाएगा। इसलिए भारत और साथ ही साथ दुनिया के हर देश इसमें लगे हुए हैं। तो भारत ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया, अब जो है जापान के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे एक पार्टनरशिप हो और हम टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और इनोवेशन में जो है इंडियन और जापानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें, और हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात की जाएगी इस एग्रीमेंट में, क्योंकि जापान हम जानते हैं भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, तो कुछ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा, और इस तरीके से भारत और जापान जो हैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे और सेमीकंडक्टर के मामले में हम एडवांसमेंट को अचीव करेंगे। दोनों देशों की पॉलिसी की देखा जाए तो भारत सरकार ने पॉलिसी लॉन्च किया है मेक इन इंडिया। भारत में जो चीज़ें बनाई जाएंगी, बनाए जाने को प्रायोरिटी दिया जाए। इसी तरीके से जापान ने भी एक इनिशिएटिव लिया है सोसाइटी 5.0। तो भारत और जापान दोनों के जो है एक बेसिक जो है एम है मेक इन इंडिया, और जो है जापान का है सोसाइटी 5.0। तो दोनों विजन जो है अगर एक आपस में कोलैबोरेशन करेंगे तो हम जो है सेल्फ रिलायंट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनोवेशन होगा उस इनोवेशन से जो ग्रोथ आएगा, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगी, उससे देश का जो है ग्रोथ होगा। साथ ही साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट भी होंगे, बायलैटरल
कोऑपरेशन बढ़ेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, सेमीकंडक्टर रिसर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इससे जुड़े अन्य प्रोडक्ट भी काम कर सकते हैं। आगे देखा जाए जो ये कोलैबोरेशन होगा इसमें टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी होगी, साथ ही साथ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशन की सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम चाइना से चिप खरीदने पर निर्भरता अपनी कम करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें जापान का भी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जापान और चाइना में पटता नहीं है। जैसे भारत और चाइना का रिलेशन है, इसी तरीके के जापान और चाइना के भी रिलेशन है, लेकिन जापान के साथ मजबूरी ये है कि उसको बहुत सारे सामान जो बीजिंग को, चाइना को बेचना होता है, इसलिए वो भी, उसके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन मार्केट नहीं है। भारत के पास मार्केट है लेकिन टेक्नोलॉजी कमी है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है, मार्केट भी है, लेकिन चाइना के साथ रिश्ते स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबे जो है आइसोलेट होकर के रखना काफ़ी टफ है। इसलिए जापान चाहता है कि भारत के साथ कोऑपरेशन करें, कोलैबोरेशन करें, जिससे कि भारत के पास बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी को हम भारत के साथ साझा करेंगे और हमें एक बड़ा मार्केट मिलेगा, तो हमारी जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। इसमें जो है जापान की देखा जाए तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है और भारत का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदा है, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास सबसे बड़े समस्या पूरे वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन का ही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, रसिया और यूक्रेन में युद्ध होने के बाद वहाँ से जो अनाज की सप्लाई होती थी वो बंद हो गई। फिर से रसिया और यूक्रेन में जो है एग्रीमेंट हुआ, तो यूक्रेन जो है अनाज की सप्लाई कर रहा था अफ्रीका के देशों के, दुनिया के अन्य देशों में, लेकिन बाद में जो है उसके रसिया के जहाज़ पर हमला करने की वजह से रसिया ने क्या कि यूक्रेन के साथ ये एग्रीमेंट तोड़ दिया। अब ब्लैक सी के माध्यम से जो है मेडिटेरेनियन सी और फिर वहाँ से जो है हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में जो अनाज जाते थे यूक्रेन के, वो बंद हो गए। इस समस्या को देखते हुए आगे ऐसा भविष्य में हो सकता है कि जो है सेमीकंडक्टर का या इलेक्ट्रॉनिक चिप के बीच सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं। क्योंकि भारत का देखा जाए, भारत का जो है पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, चाइना के साथ प्रॉब्लम है, साथ साथ श्रीलंका भी जो है हमेशा वो प्रॉफिट बेस पर काम करता है, वो कभी चाइना के पक्ष में जाता है, कभी भारत के पक्ष में आता है। मालदीव की भी यही स्थिति है। तो पूरी दुनिया के हर देश जो पड़ोसी हैं वो आपस में किसी न किसी तरह मुद्दे पर लड़ भिड़ रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए भी हमें आत्मनिर्भर होना जरूरत है। जैसे कि भारत सरकार कहती है कि हमें आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इसके जो देश हैं यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हमको दिखता है पॉलिसी लेवल पर। इसलिए हमें अपने आप को और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, हमको एक एक्सपर्टीज लेने की ज़रूरत है, हमें जो है रिसोर्स को अपने एम्पावर करने की ज़रूरत है, और जो भी कम्प्लेक्स चैलेंजेस हमको मिल रहे हैं उन्हें टैकल करने की ज़रूरत है। तो जो सेमीकंडक्टर की बात है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन में, मटेरियल साइंस में हमें कोलैबोरेट करने की अति आवश्यकता है। तो जापान जैसा एक पड़ोसी अगर पार्टनर हमको मिल रहा है जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय से ही जो है कटिंग एज सोल्यूशन देता है डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे पार्टनर पर साथ होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास वर्कफोर्स बढ़े। इसके लिए वर्कशॉप कराने चाहिए, ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के बीच और कोलेब्रेशन हो। साथ साथ यहाँ के लोग स्किल्ड होंगे तो उनको और ज़्यादा जॉब प्राप्त करने में आसानी होगी। इस क्रम में देखा जाए तो अमेरिकन जो पार्टनरशिप हुआ है वो इसी के क्रम में हुआ है कि जो हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसमें एक लीडरशिप लाया जाए, और यहाँ की जो अमेरिकन इंडस्ट्री है यहाँ भारत के साथ जो है कोलैबोरेशन करेंगे तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। भारत का मेन डिमांड यही है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र हो, क्योंकि भारत के पास जो है रिसोर्स बहुत हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा तो हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसोर्स हमारे पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे की भी आवश्यकता है। तो अगर कोई देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, उसे टेक्नोलॉजी लेकर के आता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिससे इसके साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनोवेशन होगा, वर्कफोर्स का डेवलपमेंट होगा, और हम लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट भी होगा। और इस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी और साथ साथ जो है स्ट्रेटजिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रांग बनेंगे। आगे देखा जाए तो भारत ने जो है अमेरिका की जॉर्जिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो है एग्रीमेंट किया है। साथ ही साथ जो माइक्रॉन कंपनी है अमेरिका की, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, उसके साथ भी एग्रीमेंट किया गया है। तो इंडिया और जापान के पार्टनरशिप की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा फायदा है कि हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप को जो है एक बहुत अच्छा रोल देंगे, पाइवटल रोल प्रोवाइड करेंगे, और हमारे लिए ये बहुत ही
अच्छे पॉइंट पर हमें देश की प्रगति को ले जा सकता है। इसके लिए हमें जो है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक तरीके से कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो है हमें सेमीकंडक्टर मिनिएचराइजेशन, जो बहुत मिनिएचर बेस पर काम होते हैं, साथ ही साथ हमको आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इसको बढ़ रहा है। और इसके बिना पूरी दुनिया में कोई काम फ्यूचर में हम अगर इससे आइसोलेट रहते हैं तो हम अपने आप को ही पीछे करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कई नए टेक्नोलॉजी हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, 3D प्रिंटिंग है, ये सब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिनसे जितना ज़्यादा हम जो है फेस करें, जिन टेक्नोलॉजी में महारत्ता हासिल करें, उतनी ही हमारे लिए अच्छी होगी। अगर बात करें, अमेरिका ने जो है यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 बनाया है, जिसमें एक्चुअल में वो उस सारे देशों पर जो है कर्व लगाना चाहता है, बाउंडेशन लगाना चाहता है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन को रोकने, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें खतरा पैदा करते हैं। उसका मेन फोकस है चाइना की तरफ। और इस तरीके से देखा जाए तो बायलैटरल एग्रीमेंट अमेरिका ने जो है टोक्यो के साथ किया है, साथ ही साथ उसने जो है उसके नीदरलैंड के भी साथ किया है। तो भारत की भी आवश्यकता है कि भारत भी इस तरीके से जुड़ा रहे अमेरिका से भी और जापान से भी। इससे इंडो पैसिफिक रीजन में हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और अपने देश की जो है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात है, वो उससे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ ये होगी कि हम जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है चाइना चिप मैन्युफैक्चरिंग की, उस पर जो है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि जो चाइना एक्सपोर्ट करता है उस पर हम कंट्रोल करें। ऐसे डिप्लोमेसी भी स्ट्रांग होगी। लेकिन इसके लिए भारत के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि भारत और चाइना का अमेरिका और चाइना का जो टेंशन है, अगर उससे अमेरिका भारत के करीब आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, ये FDI लाता है, तो भारत के लिए ही एक बहुत अच्छी पकड़ होगी, मौका होगा ये। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जापान और चाइना में भी हमेशा टेंशन चलते रहते हैं, और जापान को एक बड़ा मार्केट चाहिए और भारत को बहुत बड़ी FDI चाहिए, साथ साथ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो भारत और जापान का कोलैबोरेशन इस दिशा में बहुत अच्छा होगा और इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप जो है एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आएगा, स्किल डेवलपमेंट होगी भारत में, इनोवेशन होगा, जो है डिज़ाइन कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, जो सेमीकंडक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे हमारा ये इनोवेशन का जो तरीका है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होनी चाहिए, अन्य फील्ड में भी होना चाहिए। और इस तरीके से हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। इसके बाद जो छोटे आर्टिकल हैं उसमें है इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये जो है जो पाकिस्तान में चर्च पर हमले हुए हैं, ब्लास्फेमी का केस है, उसके मामला है, तो वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। पाकिस्तान का न्यूज़ किसी भी तरीके से भारत का नहीं होता और कभी भी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लेना चाहिए। आगे देखा जाए तो नेक्स्ट आर्टिकल है मटेरियल कंसिडरेशन। कुछ समय पहले से सुपर कंडक्टर की वजह से, अभी हमने सेमी कंडक्टर देखा, तो सुपर कंडक्टर भी ये 1911 से चर्चा में है। एक कैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जो 1911 में, आज से 112 साल पहले, उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था। और उन्होंने ये पाया कि जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर अचानक में बहुत कम कर देते हैं, और उन्होंने 4 केल्विन पर ले गए थे, 4 केल्विन टेम्परेचर पर और वेरी लो प्रेशर पर, वहाँ पर मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर का मतलब ये होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, जिसके वजह से करंट जो है इनफाइनाइट टाइम तक के लिए उसमें फ्लो करती रहेगी और कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यानी हम एक बार पावर सप्लाई दे दिए तो वहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब करंट का फ्लो होगा। इस चीज़ को पाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर पाना संभव आज तक नहीं हुआ, क्योंकि 4 केल्विन टेम्परेचर पर ये मिला था। उसके बाद बहुत सारे जो है एलॉय बनाए गए, बहुत सारे मिक्सचर बनाए गए, कंपाउंड बनाए गए, जिससे जो है लेबोरेटरी में बनाए गए और उनमें जो है सुपर कंडक्टर के फिनोमेना देखने को मिले। लेकिन ये सारी फिनोमेना हमको बहुत ही लो टेम्परेचर पर मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आज तक जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हमें एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है। इसी क्रम में साउथ कोरिया के कुछ साइंटिस्टों ने YLK-99 नाम से एक मटेरियल डेवलप किया है और उनका कहना है कि ये रूम टेम्परेचर पर, एम्बियंट प्रेशर पर जो है ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये आर्टिकल पिछले कुछ समय से चर्चा चल रहा है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये एक जो है चर्चा का मुद्दा भी बना हुआ है कि क्या इस तरीके से अगर
नॉर्मल टेम्परेचर पर हमको मिल गया तो दुनिया की जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस बहुत स्तर पर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने क्या कि एक प्री प्रिंट पेपर पब्लिश किया है और वो पेपर किसी के भी लिए फ्री है, यानी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसमें जो उन्होंने कुछ जो मटेरियल बनाया, उसके कंपोजिशन, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका सिंथेसिस कैसे किया गया है, इस तरीके की चीज़ें भी उन्होंने दिया है। अब ज़रूरत है कि उस मटेरियल को लिया जाए, बनाया जाए और लैब में उसका टेस्ट किया जाए। लेकिन अब जो रिपोर्ट इंडिकेट करते हैं कि जो साउथ कोरिया के ग्रुप ने बनाया है, जो सबमिट किया है मैन्युस्क्रिप्ट को, उस जो जनरल है उसमें थोड़ा उसको कंसर्न देखने को मिलता है। उसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि जो उसे अगर हम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट कराने से पहले उसको एक बहुत बड़े साइंटिफिक लेवल पर उसके वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल तरीके से पीयर रिव्यूड प्रोसेस के तरीके से पूरे वर्ल्ड में स्पेसिफिक जगहों पर लेबोरेटरी में उसका जांच करने की ज़रूरत है, उसको क्लेम को पास करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके पीछे 2 रीज़न दिए गए हैं कि जो सुपर कंडक्टर, इट सून बिकम द क्लियर दैट देयर वेर 2 रीजन वाई द मटेरियल वाज नो सुपर कंडक्टर। तो इसमें 2 कारण दिए जा रहे हैं कि वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। और ऐसे जो परिकल्पना की गई है, हाइपोथेसिस है, वो इम्फेसिस दिया जा रहा है कि वो सुपर कंडक्टर है, वो एक वीक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर होते हैं उनके अंदर एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम सुपर कंडक्टर को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो सुपर कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, वहाँ से वो मुड़ करके आगे चली जाती हैं। जैसा कि हम कंपास में जो इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल होता है कंपास का, उसमें हम देखते हैं जब वहाँ पर कंपास को रखते हैं फिर पेंसिल से निशान बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो वहाँ पर नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पर जाता है। इसी तरीके की टेंडेंसी हमको सुपर कंडक्टर में भी देखने को मिलती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वहाँ से उससे पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। इस एक्सपीरियंस को देखा जाए, इस फिनोमेना को जांच करना अत्यावश्यक है। साथ साथ उसमें डायमैग्नेटिज्म की भी फिनोमेना मिलती है। और डायमैग्नेटिज्म होना, सुपर कंडक्टर होना और उसको एक्सपल्सन करना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये पूरी तरीके से अलग अलग फिनोमेना। यानी अगर कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सुपर कंडक्टर होगा। और कोई सुपर कंडक्टर अगर डायमैग्नेटिक फीचर शो कर रहा है, इसका ये नहीं मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन करना और डायमैग्नेटिक होना अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए LK99 को इस जो है पूरे फिनोमेना को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या वो सुपर कंडक्टर की पूरी फिनोमेना को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज ये जो है एक पूरी तरीके से आइडिया ड्रॉप कर दिया जाएगा। और जो एक सुपर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है उसमें दम नहीं दिख सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। पार्टिसिपेशन इन द ओपन साइंस कैन लीड टू मोर गुड साइंस बट आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ बैड फेथ अक्रॉस टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ओपन साइंस में हम लीड करना चाहते हैं एक गुड तरीके से, तो हमें इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को, बैड फेथ को भी पूरी दुनिया से गुजरना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हें तब तक जो है रिकग्निशन नहीं दे सकता है जब तक कि उसकी सारी आइडियोलॉजी को हम फेल न कर दें, उसकी सारी आइडियोलॉजी पर हम अपने खरे न उतरें तब तक। तो LK99 के साथ भी यही सिचुएशन है। अगर वो जब तक कि सारे लेबोरेटरी में सब उसको लेबोरेटरी में बना करके नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर उसको प्रूफ नहीं कर दिया जाएगा तब तक उसे कंसीडरेशन में नहीं लिया जा सकता है। तो ये था आज का आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश्ड। तो ये है द हिंदू का आर्टिकल और ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। इस आर्टिकल में जो भी टर्म बताए जा रहे हैं अगर उससे कुछ चीज़ें संबंधित और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।